दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है साइंस विद पवन और माई सेल्फ पवन रेपसवाल। तो आज अपने शुरुआत करने जाएंगे MCQ टॉप 10 यानी कि विज्ञान के वो 10 प्रश्न जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आते हैं, जैसे सीटेट, रीट, पटवार, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो साइंस होती है वो कहीं ना कहीं आती है। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है और कुछ एक एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं क्वालिफाई एग्ज़ाम, जैसे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, तो उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन विज्ञान के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो आज अपने उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रकार से डिस्कस करेंगे यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे साथ में, और ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले प्रश्न के साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कम से कम 1 मिनट मिलेगी। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो ये बाद में देख रहे हैं तो आप ये वीडियो पॉज करके अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न के साथ में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है ये। पहला प्रश्न ये है कि पोलियो रोग का जो कारण होता है वो क्या होता है, यानी कि जो पोलियो रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा ऑप्शन है वायरस यानी कि विषाणु, तीसरा है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और चौथा फंजाई यानी कि फफूंद। इनमें से आपको सही उत्तर देना है और देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है विषाणु यानी कि वायरस। वायरस के द्वारा ये जो पोलियो रोग होता है ये फैलता है और एक प्रकार से ये हाथ पाँव इनकी जो मांसपेशियाँ होती है इसको निष्क्रिय कर देता है, एक प्रकार से लकवा मार जाता है इसी वायरस के कारण। यानी इसका जो वायरस है उसका नाम भी क्या है, पोलियो वायरस है। तो पोलियो रोग का जो मुख्य कारण है वो क्या है, विषाणु है। जबकि और अपने डिस्कस करें तो प्रोटोजोआ जो है वो एक प्रकार से जो मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण, उसमें एक प्लाज्मोडियम होता है और प्लाज्मोडियम के द्वारा, ये प्लाज्मोडियम मच्छर की लार में होता है जिसके द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। जीवाणु के द्वारा जैसे हैजा, टाइफाइड इत्यादि ये रोग होते हैं। खाज, खुजली, दाद वगैरह जो होते हैं वो ये फंजाई के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो पोलियो रोग का जो सही उत्तर है वो क्या है, वायरस यानी कि विषाणु। तो ये इसका सही जवाब है, वायरस यानी कि विषाणु। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके उसके बाद में आप खुद का एक प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अपने सोलर सिस्टम से, यानी कि सौर मंडल में जो लाल ग्रह है यानी कि रेड स्टार, वो किसे कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बुध ग्रह यानी कि मरकरी, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा है मंगल और चौथा है शनि। यानी कि इनमें से वो कौन सा ग्रह है जिसको रेड स्टार के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है और इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। हालांकि कुछ एक सेकंड के बाद में इसका जवाब बता देंगे। रेड स्टार, बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो चलिए
देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बुध ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह ये माना जाता है। सबसे छोटा जो ग्रह होता है ये मरकरी है, यानी कि बुध ग्रह है। शुक्र ग्रह, इसको इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा या फिर मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है, और एक प्रकार से पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के पास में ही पाया जाता है। और मंगल ग्रह, यानी कि ये जो प्लेनेट है इसको कहा जाता है रेड स्टार, यानी कि लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो वायुमंडल होता है, मिट्टी जो होती है उनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, यानी कि फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इस ग्रह को रेड स्टार यानी कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने सीटेट में आया हुआ, ये रीट में आया हुआ है, ये रीट के अंदर आया हुआ है 2017-18 वाले में वैकेंसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। जबकि शनि जो ग्रह है ये येलो स्टार है, और एक प्रकार से गॉड ऑफ रिंग यानी कि इसको छल्लों का देवता भी कहा जाता है इस ग्रह को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मंगल ग्रह यानी कि रेड स्टार। तो ये आप पॉज करके देख सकते हो कि इसका सही जवाब क्या होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है सेल जो एक प्रकार से कोशिकांग होते हैं उनमें है, और प्रश्न ये है कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है, यानी कि उस कोशिकांग का नाम बताना है जिसके अंदर क्रिस्टी पाई जाती है। यानी कि क्रिस्टी वो संरचना होती है जो एक प्रकार से अंगुलीनुमा भाग उसके अंदर पाए जाते हैं, उसे विशेष संरचना में इस अंगुलीनुमा भाग को क्रिस्टी कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा सही जवाब है, वो कौन सा कोशिकांग है जिनमें ये क्रिस्टी नामक संरचना पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है गोल्जी काय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। तो इनमें से आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी बॉडी और जो ये ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एक ही प्रकार की विशेष संरचना पाई जाती है, सिस्टर्नी। इसके अलावा इसके अंदर रिक्तिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, ये संरचनाओं से निर्मित होती है ये दोनों ही संरचनाएं, गोल्जी काय और अंतःप्रद्रव्य जालिका। हरित लवक के अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें जैसे कॉइन एक के बाद में एक रखे जाते हैं, इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। ठीक है, जिसको एक प्रकार से थैलकेलॉइड कहते हैं, इसको थैलॉइड या फिर थैलकेलॉइड कहा जाता है। इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा ये दो विशेष संरचनाएं पाई जाती है। जबकि अपने को सही जवाब देखना है क्रिस्टी किस में पाई जाती है, तो बचा कुचा यही ऑप्शन है। एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो लास्ट में जाके जो बचेगा उत्तर वही आपका सही जवाब होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है विशेष प्रकार से, और जंतु कोशिका में इनको क्रिस्टी बोलते हैं। जबकि जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें इसको ट्यूबल्स बोलते हैं, यानी कि नलिकाएं जो होती है ना वो पादप कोशिकाओं में होती है। जबकि क्रिस्टी नामक जो संरचना होती है, जो जिस नाम से जाना जाता है, वो होती है अपने जंतु कोशिका के अंदर। तो इसका सही जवाब है पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसको एक प्रकार से कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इसे पॉज करके इसका सही जवाब देख सकते हैं, या फिर उससे पहले
सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने ये है रसायन विज्ञान से कि स्टोमक जो होता है यानी कि अमाशय की जो अति अम्लता होती है, यानी एक प्रकार से एसिडिटी बढ़ जाती है कई बार, और वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, तो उसका उपचार यानी उसका ट्रीटमेंट किस प्रतिअम्ल, किस एंटा एसिड के द्वारा किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कास्टिक सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, धावन सोडा, और चौथा ऑप्शन है विरंजक चूर्ण। यानी इनमें वो कौन सा एक प्रकार से दुर्बल अम्ल की तरह काम करेगा, जो एक प्रकार से अमाशय का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। पॉज करके देख सकते हैं आप। तो पहला ऑप्शन कास्टिक सोडा NaOH जिसको कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ट्वाइस, यानी कि एक प्रकार से दुर्बल अम्ल माना जाता है इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। धावन सोडा Na2CO3.10H2O, जबकि विरंजक चूर्ण जो एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों में काम में लेते हैं, जल के शुद्धिकरण में भी काम में होता है, CaOCl2। लेकिन इसका जो सही जवाब है दुर्बल अम्ल के रूप में जिसका इस्तेमाल होगा वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है स्टोमक यानी कि अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसकी उदासीनता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर से। तो आपको ये बताना है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी कि जो बिट होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। 1 मेगाबाइट के अंदर होते हैं 1024 किलोबाइट, यानी कि 1 MB KB ये GB अपने देखते हैं, ये एक प्रकार की नेट की क्वांटिटी होती है। ये जो स्पीड होती है इसके द्वारा ही मापी जाती है। स्टोरेज यानी कि GB गीगाबाइट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो इसकी बीट होती है यानी कि बीट इसकी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको 0 या फिर 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि ऑन, और 1 है तो इसका मतलब ये है कि ऑफ। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगर बात करें अपने 1 बाइट की, तो 1 बाइट में होते हैं 8 बिट। कितने होते हैं? 8 बिट। जबकि 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट्स। जबकि 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट। किलोबाइट यानी कि यहाँ पे किलोबाइट आएगा, किलोबाइट। फिर अपने यानी कि इसका सही जवाब यही था कि 1 किलोबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट। जबकि बात करें 1 GB तो उसमें होते हैं 1024 MB। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट का जो सही उत्तर है वो है 1024 किलोबाइट। ये इसका सही जवाब माना जाएगा। तो इसे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ये भी अपने कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी से संबंधित है। निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जिसके द्वारा अपने जानकारी एक प्रकार से खोजते हैं
उसको सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी अपने क्वेश्चन करें तो उसमें ये देखना चाहिए कि जवाब क्या पूछा है, नहीं पूछा है, यानी कि नहीं है। इनमें से एक ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों सर्च इंजन के रूप में होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है बिंग, तीसरा ऑप्शन है याहू और चौथा ऑप्शन आपके सामने है ट्विटर। यानी कि 4 ऑप्शन है, गूगल, बिंग, याहू और ट्विटर। इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। गूगल, यानी कि ये सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है। इसके अंदर देखा जाए तो गूगल प्लस, विकीपीडिया इसके अंदर आती है, और अपने बात करें तो जो क्रोम होता है वो भी इसके अंदर आता है, और जीमेल ये भी इसके अंदर ही होगा। यानी इस तरीके का, जैसे अपने यूट्यूब की बात करें तो ये भी इसके अंडर ही आता है। यानी सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है तो ये गूगल ही होता है। लेकिन अपने नहीं का ऑप्शन पूछा है तो नहीं की तरफ बढ़ेंगे। बिंग है, ये भी एक प्रकार से सर्च इंजन ही है, और याहू ये भी 1994 के अंदर बनाया हुआ सर्च इंजन माना जाता है। तो बचा कुचा जवाब एलिमिनेशन के द्वारा जो प्राप्त हुआ है वो अपने को प्राप्त हुआ है ट्विटर, यानी कि एक प्रकार से सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो यूज़र होते हैं वो ट्वीट करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो होती है वो ट्वीट करती है, जिसके अंदर जो यूज़र होता है उसको मिनिमम या मैक्सिमम देखा जाए तो 140 वर्ड्स के अंदर अपनी बात कहनी होती है। लिमिटेड ये वर्ड्स होते हैं। तो ये इसका सही जवाब क्या है? जो सर्च इंजन नहीं है वो है ट्विटर, यानी एक प्रकार से सोशल मीडिया का एक माध्यम होता है ये ट्विटर। उसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था? ट्विटर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने है ये। निम्न में से यानी कि वो कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक डायोप्टर होता है? यानी आपको वो भौतिक राशि बतानी है जिसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो चलिए देखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। डायोप्टर मात्रक, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। विद्युत धारा, यानी कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एक प्रकार से विद्युत धारा। इसको मापने की इकाई होती है एम्पियर। तो एम्पियर इसकी इकाई होती है। SI मात्रक। ध्वनि, जिसको डेसीबल में मापा जाता है, यानी कि जिसको dB के द्वारा भी लिखा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसीबल में मापा जाता है। तापमान, तापमान जो होता है एक प्रकार से इसके कई पैमाने होते हैं वैसे, लेकिन अपने विशेष तौर पे केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये अपने इस्तेमाल होती है इसकी इकाइयाँ, व्यवहारिक इकाइयाँ भी होती है। ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा कैलोरी, कैलोरी के द्वारा ऊष्मा को मापा जाता है। यानी ये हुआ कि डायोप्टर जो मात्रक होता है इनमें से, इन चारों में से वो कौन सी भौतिक राशि नहीं है जिसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको स्टार लगा के, यानी कि प्लस का जो बोनस नंबर होते हैं वो दिए जाते हैं। कई बार ऐसे ही होता है बड़े बड़े एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका सही जवाब देखते हैं कि डायोप्टर जो होता है वो किसका मात्रक होता है। ये जो लेंस होते हैं, अवतल हो या एक प्रकार से उत्तल हो, इनका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। यानी कि लेंस की जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो ये इसका सही जवाब है, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। चलिए बढ़ते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये है भाई, जिनमें से आपको ये बताना है सेमीकंडक्टर यानी कि इनमें से वो कौन सी पदार्थ है जिसको सेमीकंडक्टर यानी उनमें जो गुण पाए जाते हैं वो अर्धचालक के पाए जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। चांदी, आसुत जल जिसका इस्तेमाल ये दवाइयाँ वगैरह इनमें होता है मेडिकल लाइन में। तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन है पारा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यौगिक अर्धचालक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। अर्धचालक पूछा है, तो यहाँ पे जो चांदी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है, यानी सबसे बेहतरीन चालक मानी जाती है चांदी। तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। आसुत जल, शुद्ध आसुत जल जो होता है वो भी बेहतरीन चालक माना जाता है विद्युत का, एक प्रकार से ये एक प्रकार से विद्युत का कुचालक माना जाता है, यानी कि ये इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सिलिकॉन, और ये एक प्रकार से सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक ये पदार्थ होता है सिलिकॉन, ठीक है। और पारा जिसमें प्रतिरोध का मान अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा अति चालकता दर्शाएगा, यानी एक प्रकार से प्रतिरोध 0 होगा तो ये सर्वाधिक चालकता दर्शाता है पारा यानी कि Hg। तो अपने इसका सही जवाब जो है सेमीकंडक्टर इनमें से कौन सा पदार्थ है वो है सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन जो होती है, जर्मेनियम जो होती है, ये कुछ ऐसी उपधातुएं होती है जिनमें अर्धचालकता का गुण पाया जाता है। तो ये इसका सही जवाब था सिलिकॉन। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कांसा यानी कि एक ये मिश्र धातु होती है कांसा, तो जो कांसा होता है वो किन 2 धातुओं के मिलने से बनता है। आपको वो 2 धातुएं बतानी है जिनके मिलने से, जिसके संगठन से कांसे का निर्माण होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। कॉपर प्लस जिंक यानी कि जस्ता, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस निकेल, और चौथा ऑप्शन है कॉपर प्लस लोहा। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको ये बताना है कि जो कांसा होता है, मिश्र धातु होती है, उनमें किन 2 धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है, सब में कॉपर है, लेकिन इसका सही जवाब माना जाएगा कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, यानी कि इसमें जो कॉपर होगा वो 88% मिलाया जाता है, जबकि जो टिन होता है, ये इसका टिन का एक प्रकार से प्रतीक माना जाता है, टिन होता है 12%। इन दोनों के संगठन से निर्माण होता है कांसे का। किसका निर्माण होता है? कांसे का। जबकि ये जो कॉपर प्लस जिंक है, ये एक प्रकार से पीतल जो मिश्र धातु होती है वो बनती है इसके द्वारा, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं ये जैसे गन मेटल है, ये मिश्र धातुओं का निर्माण इनमें होता है। सबको 2-3 धातुओं को मिलाया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक भी बनती है, अगर याद करें तो अपनी ही भाषा के अंदर, कि मान लो सन है, यहाँ पे लिखा हुआ है Cu प्लस सन। सन माने अपने जानते हैं कि बेटा ही होता है। अभी क्या होता है? बेटा। अपनी भाषा में छोरा बोलते हैं। तो ये जो बेटा होता है, ये घर में कांस करता है। अभी क्या करता है? कांस। अपनी भाषा में बोलते हैं कांस का मतलब ये होता है झगड़ा लड़ाई। हालांकि सब बेटे एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यही है कि एसन से याद रख सकते हैं कि सन, और सन यानी कि बेटा, बेटा घर में क्या करता है? कांस करता है। तो यहाँ से कांसा नाम बन जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो धातुएं होती है वो कांसा नामक मिश्र धातु का निर्माण करती है।
ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो अगला प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है, वो ये है अपने टॉप 10 का कि आनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इनमें से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा डॉक्टर सीवी रमन, तीसरा ग्रेगर जॉन मेंडल और चौथा ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्होंने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किया था। ये हिंट आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं अपने क्या होगा। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी 1665 के अंदर, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। डॉक्टर सी रमन, जिनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में, तो इन्होंने भी आनुवंशिक के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया, इन्होंने भौतिकी क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि ये वो वैज्ञानिक थे जो चर्च के अंदर पादरी रहते हुए यहाँ पे इन्होंने उद्यान मटर पे प्रयोग किया था और आनुवंशिकी के एक प्रकार से नियम दिए थे, और जो आगे चल के एक प्रकार से बेहतरीन नियम साबित हुए थे। तो आनुवंशिकी का जनक होता है, वो किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? वो है ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि उद्यान मटर पे प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक। अगला जो लास्ट ऑप्शन है वो भी इसमें नहीं होगा क्योंकि अपने तीसरे में जा चुके हैं। तो लास्ट ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने तो ए बी यानी कि रक्त समूह जो रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के, इनकी खोजकर्ता जो है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये अपने आज के टॉप 10 यानी कि महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हो चुके हैं, और अगली सीरीज़ यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर भी अपने मिलेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और किस प्रकार से अपने सॉल्व करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड हो या कौन सा मेथड हो, वो ये सबसे बेहतरीन ही होते हैं। एलिमिनेशन से ये ऐसा होता है कि आप प्रत्येक ऑप्शन तक पहुंचोगे तो उसका सही जवाब आपको मिलेगा, लेकिन इसमें टाइम भी लगता है। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि अगली बार और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का विशेष ख्याल रखिए इस महामारी के दौरान, और जितना हो सके ज़रूरी कार्य होने पे ही घर से बाहर जाए। मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर।